हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ जैसा कि आपको पता है कि हमारी यहाँ पे ये सीएपीएफ की पीवाई की कोई सीरीज चल रही है, जिसमें हम यहाँ पे पिछले 10 साल के पीवाई क्यू सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट में भी टॉपिक वाइज हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ये अब हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो से शुरू कर रहे हैं अपना यहाँ पे फिजिक्स के पीवाई क्यूज को सॉल्व करना, उसको लगाना। इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बायोलॉजी के प्रीवियस 10 साल के पेपर्स के यहाँ पे पीवाई क्यूज आपको यहाँ पे ऑलरेडी इससे रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ आई बटन पे दे दूंगा, तो वहां जाके आप देख लेना। और जितने भी अब मैं यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज जो भी आपको वीडियो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे सीएपीएफ पीवाई क्यू सीरीज में, तो ये सब आपको यहाँ पे उसी सिंगल प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी, ताकि आपके लिए यहाँ पे इजी हो। क्योंकि वरना आपको यहाँ पे इधर उधर सर्च करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप एक प्लेलिस्ट को फॉलो करो। आपको सब्जेक्ट वाइज सारे पीवाईक्यूज की वीडियोस उसी सिंगल प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है। और इसके ये साथ साथ मैं आप यहाँ पे सीडीएस के पीवाईक्यू भी की सीरीज का भी यहाँ पे लिंक जो है यहाँ पे मैं आई बटन पे भी दे दूंगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो वो भी आप जरूर देख लेना। क्योंकि दोनों ही बेसिकली आपकी यूपीएससी कंडक्ट कराती है, और दोनों के सिलेबस भी अगर हम बात करें जीके के परस्पेक्टिव से तो आपके सिमिलर है। और आपको यहाँ पे एक तरीके से आपको एक एडवांटेज देगा अगर आप यहाँ पे सीडीएस के भी पीवाईक्यूज लगा के जा रहे हो तो। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो पे आते हैं। तो यहाँ पे हम 3 पार्ट्स में बेसिकली यहाँ पे हम अपने पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं फिजिक्स के। ठीक है, आपको यहाँ पे अलग-अलग सब्जेक्ट्स में, मतलब इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अलग-अलग वीडियोस जो आएंगे यहाँ पे, तो हर एक वीडियो में डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हम यहाँ पे पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम यहाँ पे टॉपिक्स लेके चल रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला आपका यहाँ पे आ जाता है मोशन। फिर मोशन में ही आपने यहाँ पे पढ़ रखा होगा 9th क्लास में, आपका एक चैप्टर है मोशन। फिर एक चैप्टर आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो एक ही मैं यहाँ पे इसी पर्टिकुलर दोनों चैप्टर को एक चैप्टर मान के चल रहा हूँ। तो हम यहाँ पे मोशन, फोर्स, लॉज ऑफ मोशन के पीवाईक्यूज लगाने वाले पिछले 10 साल के, साथ ही साथ इसके बाद ग्रेविटेशन से रिलेटेड हम पीवाईक्यूज लगाएंगे। और कुछ आपके यहाँ पे स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि जो आपके चैप्टर्स के बीच में ना जो इंस्ट्रूमेंट्स दे रखे होते हैं, जैसे बैरोमीटर, एमीटर, ये सब, तो इनके ऊपर भी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। ठीक है, ताकि एक आपको आइडिया मिल पाए कि किस टाइप के क्वेश्चन जनरली आपको इन सब चैप्टर से पूछे जाते हैं। फिर अगले दो जो आपके यहाँ पे पार्ट्स आएंगे उसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स के पीवाईक्यूज कर रहे होंगे, तो इस तरीके से हम यहाँ पे सारे पीवाईक्यूज को कवर कर लेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, फिजिक्स के भी। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन ये आपकी यहाँ पे स्क्रीन पे, तो ये आपके लिए एक तरीके से एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। इसको आप यहाँ पे ज्योग्राफी में भी आप इसको काउंट कर सकते हो, या फिर आप इसको फिजिक्स में भी काउंट कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे फिजिक्स में ही करवा दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल और बहुत ज्यादा बेसिक्स आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, आपको यहाँ पे इन सब चीजों के बारे में आपको ज्योग्राफी के जब हम यहाँ पे पीवाईक्यूज कर रहेंगे तो उस टाइम भी आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पे आपसे 2021 में क्वेश्चन आया था। और यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन में कीवर्ड दिए होते हैं ना, जैसे यहाँ पे हमें नॉट दे रखा है, और नॉट को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे बोल्ड भी कर रखा है। तो आपको यहाँ पे पहचानने में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यूपीएससी के जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें नॉट जब भी कीवर्ड आएगा तो या तो उसको बोल्ड कर देते हैं या फिर उसको कैपिटल कर देते हैं। पर हमें यहाँ पे तब भी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग यहाँ पे नॉट नहीं पढ़ेंगे और वो यहाँ पे ये पढ़ के जाएंगे कि इनमें से कौन सा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, और वो मार्क कर देंगे अपना आंसर। तो हमें यहाँ पे कीवर्ड्स भी बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। तो अब देखो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बेसिकली होता क्या है, जो भी आपका ऐसा ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे लाइट को इमिट करता हो। ठीक है, जो यहाँ पे क्या करता हो, यहाँ पे लाइट को इमिट करता हो। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे घर के रिस्पेक्ट में बात करें तो आपके घर में जैसे बल्ब हो गया, ठीक है, लाइट को इमिट करता है, वो ट्यूबलाइट्स हो गई। ठीक है, अगर इसी तरीके से हम यहाँ पे यूनिवर्स की बात करें तो आपका यहाँ पे सन क्या होता है, यहाँ पे सन भी आपका लाइट इमिट करता है। फिर प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी आपका एक तरीके का स्टार होता है जो यहाँ पे लाइट को इमिट करता है। तो स्टार्स भी बेसिकली आपके लाइट को इमिट करते हैं। ठीक है, और जो आपका यहाँ पे अल्फा सेंचुरी है तो ये भी आपका यहाँ पे एक स्टार सिस्टम है जो यहाँ पे लाइट को इमिट करता है। और बाकी आपका बचा यहाँ पे जुपिटर। हमें पता है कि जुपिटर आपका यहाँ पे क्या है, प्लेनेट है। तो प्लेनेट आपके यहाँ पे लाइट को इमिट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें पता है एक तरीके का ये प्लेनेट है, और फिफ्थ प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, और सबसे बड़ा प्लेनेट है। तो यहाँ पे ये एक तरीके से यहाँ पे जो प्लैनेट्स होते हैं वो यहाँ पे आपकी जो लाइट होती है उसको इमिट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यही अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा बेसिक का क्वेश्चन था, और यहाँ से आप इजीली, इतने इजीली आप यहाँ पे मार्क्स अपने यहाँ पे स्कोर कर सकते थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में, अगर हम यहाँ पे बात करते तो हमेशा आप देखोगे कि बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पर यहाँ पे जो आपका एग्जाम लेवल होता है वो हमेशा यहाँ पे मॉडरेट, आपका यहाँ पे आप मान सकते हो कि मॉडरेट लेवल का होता है। ठीक है, नाउ चलते हैं अब अपने यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा यहाँ पे होने वाला है मोशन। अब मोशन में ही यहाँ पे फोर्स और लॉज ऑफ मोशन के भी यहाँ पे हम पीवाईक्यूज को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो 2015 में आपका यहाँ पे क्वेश्चन आया था। यहाँ पे आपसे बोल रहा है two racing cars of mass m1 and m2 are moving in circles of radii r1 r2
respectively. Their speeds are such that each car takes a complete circle in a same time t। ठीक है, यहाँ पे मतलब बोला जा रहा है यहाँ पे कि दो कार्स है, दोनों के जो मास है m1 m2 है, और वो यहाँ पे एक पर्टिकुलर सर्कल को यहाँ पे जो सर्कल्स है उनके अराउंड यहाँ पे मूव कर रही है, जिसका रेडियस है r1 और एक का है यहाँ पे r2, और यहाँ पे दोनों ही सेम टाइम ही ले रही है। ठीक है, मतलब टी टाइम दोनों ही यहाँ पे ले रही है। अब आपसे यहाँ पे बोल रहा है, आपको बताना है यहाँ पे रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ द फर्स्ट टू द सेकंड कार। ठीक है, आपको यहाँ पे बेसिकली एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला आपको यहाँ पे पता होना चाहिए था। तो एंगुलर स्पीड को हम यहाँ पे किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका बेसिकली यहाँ पे, तो इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे कि जो आपने यहाँ पे रेवोल्यूशंस किए, ठीक है, जैसे यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम सर्कल की बात कर रहे हैं ना। तो देखो सर्कल में आपको यहाँ पे पता है कि सर्कल इस तरीके से सर्कल है। अब यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे सर्कल जो है यहाँ पे इसका रेडियस है r1। ठीक है, हम जैसे पहला सर्कल हम अगर मान रहे हैं, अब पहली जो कार यहाँ पे मूव कर रही है वो बेसिकली इसी पाथ को तो फॉलो कर रही है ना। अगर आप यहाँ पे ध्यान से सोचो तो इसी पर्टिकुलर पाथ को फॉलो कर रही है। तो जब इस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो कर रही है तो हम हमेशा यहाँ पे सरकमफ्रेंस काउंट करते हैं। ठीक है, और सरकमफ्रेंस आपकी सर्कल की होती है 2πr। तो यहाँ पे r को हम ले लेते हैं यहाँ पे r1। ठीक है, पहले सर्कल के लिए। फिर वही सेम सिनेरियो हो जाएगा आपका दूसरे सर्कल के लिए, और यहाँ पे आप ले सकते हो 2πr2। ठीक है, अब नाउ इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अपना बेसिकली अपना फॉर्मूला क्या बनेगा, तो अपना फॉर्मूला यहाँ पे बनने वाला है। तो देखो यहाँ पे होता है ऊपर वेलोसिटी अपॉन होता है यहाँ पे r। ठीक है, अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है मतलब लीनियर जो वेलोसिटी है, यहाँ पे ये एंगुलर वेलोसिटी है, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी है। अब लीनियर वेलोसिटी का अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला देखो तो वो आपका क्या होता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ना। तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना यहाँ पे 2πr। ठीक है, अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे t, और इसके नीचे आपका जो r है ये आपका इसी तरह रहेगा। तो हम यहाँ पे जो r ले रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट वाले सर्कल को मानते हुए लेंगे, तो ये r जो है यहाँ पे r1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे r1 हमें यहाँ पे दे रखा है पहले वाले सर्कल का रेडियाई। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 2πr1 अपॉन टी अपॉन r1। अब t को आप यहाँ पे नीचे भेजोगे तो आपका यहाँ पे अब ये इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे आप R1 आप यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो तो आपका यहाँ पे बन गया 2π अपॉन टी। ठीक है, अब ये आपका है पहले वाले सर्कल का, और मतलब पहली वाली कार का आप ऐसे समझ लो। ठीक है, फिर दूसरे वाले कार की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे भी सेम ही चीज लगाओगे आप। ठीक है, दोनों में ही आपके सर्कल है। अगर आपको यहाँ पे शेप भी अलग दी होती तो आपका यहाँ पे देखने को मिलता कुछ अलग रिजल्ट, पर यहाँ पे क्योंकि सर्कल ही है दोनों ही, तो यहाँ पे भी सेम तरीके से आप यहाँ पे फॉलो करोगे। बस यहाँ पे R1 की जगह R2 हो जाएगा अपॉन टी, और अपॉन में भी यहाँ पे R2 हो जाएगा। अब टी नीचे भेजोगे तो R2 और R2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास यहाँ पे भी आ जाएगा 2π अपॉन टी। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे बोला पहले वाला इस टू सेकेंड वाला, मतलब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हम इसको 1 ले रहे हैं। यहाँ पे वेलोसिटी जो है आपकी एंगुलर वेलोसिटी पहले वाली व्हीकल की ओमेगा 1, दूसरे वाले की ओमेगा 2। अब ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 अगर हम यहाँ पे लेते हैं, तो अगर आप यहाँ पे इसको आप वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे 2π अपॉन टी, और यहाँ पे भी कर दो 2π अपॉन टी, तो बेसिकली यहाँ पे ये सब चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारा आ जाएगा 1/1, है ना। तो अगर आप यहाँ पे रेशियो देखोगे तो ओमेगा 1 इज टू ओमेगा 2 जो होगा आपका यहाँ पे वो 1:1 का आएगा। तो अपना यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए था कि ओमेगा जो आपकी होता है बेसिकली आपकी जो एंगुलर स्पीड होती है वो आपकी यहाँ पे लीनियर स्पीड अपॉन आपका जो रेडियस होता है वो होता है। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी जो होता है वो भी आपका वेलोसिटी जो है आपकी लीनियर वेलोसिटी अपॉन रेडियस। तो बस आपको ये पर्टिकुलर बस छोटा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए था, उसमें बस आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते, तो उसके बाद फिर यहाँ पे दोनों को इक्वेट कर देते, तो उस रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे रेशियो देखने को मिल जाता। तो यहाँ पे तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 1:1। अगर आपको कोई भी इसमें भी डाउट होता है ना तो कमेंट सेक्शन जरूर यहाँ पे आप मेंशन कर देना जो भी आपको यहाँ पे डाउट होता है। ठीक है, नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे सीएपीएफ 2016 में यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे आपसे बोल रहा है अ पीस ऑफ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग is made to revolve in a circular orbit of a radius r with other end of a string as the center. If the string breaks the stone will। अब देखो यहाँ पे ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन, या फिर आप बोलो ये टॉपिक हम बेसिकली अपनी एनसीईआरटी सीरीज में कवर कर चुके हैं। यहाँ पे साइंस वाली हमने यहाँ पे जब करी थी, तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पे बोला जा रहा है। मान लो यहाँ पे कोई इंसान है, ये अपने हाथ यहाँ पे लेके जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे मान लो इसने एक स्टोन बांध रखा है, उसको यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है हाथ से। ठीक है, हाथ से ऐसे रस्सी से अपना एक स्टोन बांध रखा है, उसको अपने हाथों से हिला के वो सर्कुलर मोशन यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में बेसिकली होता है कि आपका सेंट्रीपिटल फोर्स आपकी यहाँ पे यूज होती है। तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो एक्सेलरेशन होगा यहाँ पे वो आपका टुवर्ड सेंटर की तरफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब पॉइंट याद रखना कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है टुवर्ड सेंटर।
ठीक है, पहली चीज़ आपकी यहाँ पे ये हो गई। ठीक है? दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे ये स्टोन आया, फिर यहाँ पे एक स्टोन आया, ठीक है? मतलब यहाँ पे मैं ये पाथ बता रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे ये मत समझना कि एक ही स्ट्रिंग पे 4 स्टोन है, ऐसा नहीं है, एक ही स्टोन है। अब यहाँ पे ये इसकी पहली पोजीशन P1 हो गई, ये दूसरी पोजीशन P2, ये P3 और ये आपकी हो गई P4, ठीक है? अब यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे देखोगे ना तो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने के लिए यहाँ पे स्टोन को हर एक पॉइंट पे ना अपना यहाँ पे पाथ चेंज करना पड़ रहा है, या फिर आप बोलो डायरेक्शन जो है यहाँ पे उसकी हमेशा डिफरेंट होगी पिछले वाले पाथ से। ठीक है? क्योंकि अपने यहाँ पे जो स्टोन है वो सर्कुलर पाथ पे है। ठीक है? पहला पॉइंट। तो यहाँ पे देखो क्या याद रखना है कि आपका यहाँ पे जो स्पीड होगी बेसिकली यहाँ पे स्पीड बोल रहा हूँ यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी, ठीक है? तो डायरेक्शन आपकी यहाँ पे जो स्टोन की होगी, डायरेक्शन जो आपकी यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ स्टोन जो होगी बेसिकली आपकी हर पॉइंट पे क्या होगी यहाँ पे डिफरेंट होगी। ठीक है? डिफरेंट एट एवरी पॉइंट। ठीक है? ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ठीक है? तो एवरी पॉइंट आपकी यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी यहाँ पे डिफरेंट होने वाली है। ठीक है? अब देखो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे तीसरा ऑप्शन टेंजेंट। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि टेंजेंट मतलब होता है जैसे मान लो आपका यहाँ पे ये सर्कुलर है, ठीक है? सर्कल है आपका बेसिकली और यहाँ पे इसको इस सर्कल को एक लाइन टच करती जाए यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है? अगर ऐसी कोई लाइन जो आपके सर्कल को कोई भी एक पॉइंट पे टच करती हुई जा रही है बस, तो उस पर्टिकुलर लाइन को हम यहाँ पे टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे तो ये आपका टेंजेंट नहीं है, आपका हमेशा जो टेंजेंट होगा या तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एक सेकंड दो। ठीक है, कुछ आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट बस आप यहाँ पे टच करती हुई जाएगी, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा या फिर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो एक ही पॉइंट बस आपको यहाँ पे सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को यहाँ पे वो टच करती हुई जानी चाहिए, ठीक है, लाइन में। तो यहाँ पे ये होता है आपका यहाँ पे टेंजेंट। अब देखो आप खुद सोचो, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि स्ट्रिंग आपकी यहाँ पे क्या हो गई है, ब्रेक हो गई। अब यहाँ पे मान लो यहाँ पे इधर आते हुए जो इसकी स्ट्रिंग होती है यहाँ पे मान लो ये ब्रेक हो गई, तो आप यहाँ पे देखोगे कि इसकी जो इस पर्टिकुलर यहाँ पे स्टोन पे यहाँ पे जो पोजीशन है P4, तो यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है? अब यहाँ पे जब वो आके स्ट्रिंग जो है यहाँ पे आके ब्रेक हो गई, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे जो स्टोन है बेसिकली आपका इस पर्टिकुलर पाथ की तरफ चला जाएगा, वो यहाँ पे अब रिवॉल्व नहीं करेगा सर्कुलर ऑर्बिट में, है ना? ये सब हम यहाँ पे पहले भी पढ़ चुके हैं अपने यहाँ पे एनसीईआरटी सीरीज में। तो यहाँ पे मैं आपको वापस बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, यहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड सेंटर रहने वाला है। यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी यहाँ पे जो स्टोन की सर्कुलर पाथ पे, वो आपकी हमेशा हर एक पॉइंट पे डिफरेंट रहने वाली है। और यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे टेंजेंट की, तो यहाँ पे वो ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आपकी जो आपका जो सर्कल है उसको लाइन जो है यहाँ पे सिर्फ उसी एक पॉइंट पे जहाँ टच करके हुई जा रही होगी, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है? तो जैसे मैंने बताया यहाँ पे P4 आप मान लो यहाँ पे एक पोजीशन है, यहाँ पे जब वो टच करती हुई जा रही है यहाँ पे जो स्टोन है उसका जो टेंजेंट होगा कुछ इस तरीके से आपको बनता हुआ नजर आएगा। और जब आपकी यहाँ पे स्ट्रिंग इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ब्रेक होगी अगर, तो जो आपका स्टोन होगा वो यहाँ पे सर्कुलर पाथ फॉलो नहीं करेगा, वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पाथ से फॉलो करेगा, जो कि आपका यहाँ पे होने वाला है टेंजेंट का पाथ। ठीक है? तो इसलिए आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मूव अलोंग अ टेंजेंट। ठीक है? जो आपका जो स्टोन होगा तो बेसिकली वो आपका यहाँ पे टेंजेंट के अलोंग यहाँ पे मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अगर तब भी कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में जरूर लिख देना। ठीक है? ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है 2022 का, यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय 2 टाइम्स, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल चेंज बाय अ फैक्टर ऑफ। अब देखो काइनेटिक एनर्जी आपको यहाँ पे पता होगा, आपको यहाँ पे इसका फॉर्मूला पता होगा, यहाँ पे बेसिकली हाफ इंटू एम वी स्क्वायर होता है। तो उसी तरीके से आपका एक और फॉर्मूला होता है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है जहाँ पे आपको जो आपकी इक्वेशन बनती है वहाँ पे लीनियर मोमेंटम भी आपका यहाँ पे यूज होता है। तो वो कौन सा फॉर्मूला होता है, वो आपका होता है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। अब देखो m आपका यहाँ पे हो गया मास, और p से बेसिकली हम यहाँ पे मोमेंटम को यहाँ पे डिनोट करते हैं। ठीक है? तो हमारे यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है और यहाँ पे हम ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे ये अपनी हो गई, यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं ये अपनी है यहाँ पे पहली इक्वेशन जहाँ पे आपने कुछ भी चेंज नहीं किया था। ठीक है? उसके बाद इसने क्या बोला कि बाद में यहाँ पे लीनियर मोमेंटम को हमने यहाँ पे 2 टाइम्स कर दिया। तो अब यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन बनेगी बेसिकली, अब हम इसको ले लेते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल्स टू, इसको हमने यहाँ पे आपको बोल रखा है कि इसको यहाँ पे 2 टाइम्स कर दिया, मतलब ट्वाइस ऑफ पी, और यहाँ पे अब इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है? और अपॉन में तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 2m। अब यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या बन के आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4p² अपॉन 2m। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो p² अपॉन 2m जो है यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये बेसिकली आपको यहाँ पे ऊपर दे रखा है, ये है आपका यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, अगर आप यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 के थ्रू। ठीक है?
इक्वेशन 1 के थ्रू देखोगे तो पी स्क्वायर अपॉन 2m आपका यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है। तो बेसिकली आपका यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस वाला आया, मतलब सेकंड वाला आया, वो आपका 4 टाइम्स है काइनेटिक एनर्जी से जो आपकी पहले थी। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यही पूछ रखा है कितने फैक्टर से चेंज हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ में आई, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे आप सीडीएस का एग्जाम्पल ले लो या फिर आप यहाँ पे सीएपीएफ का ले लो। ठीक है, जहाँ पे भी आपको यहाँ पे फिजिक्स आपका यहाँ पे आया हुआ होगा तो आपको बस फॉर्मूले की बेस पे भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। खासकर आपके यहाँ पे ग्रेविटेशन चैप्टर से भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आंसर हो गया 4। नाउ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपको दे रखा है सीएपीएफ 2022 का यहाँ पे एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है अ कार ट्रेवल 3/4 ऑफ अ डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड अ रिमेनिंग 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ v किलोमीटर पर आवर। इफ द एवरेज स्पीड फॉर द फुल जर्नी इज 50 किलोमीटर पर आवर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ v। मतलब यहाँ पे जो आपको बेसिकली v दे रखा है यही वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो देखो सबसे पहली चीज, आपको यहाँ पे नॉर्मल जो सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो आपको पता ही है। अब यहाँ पे आपको स्पीड भी दे रखी है, डिस्टेंस भी दे रखा है, और हमें यहाँ पे टाइम निकालना है। तो अब आप इसको चेंज कर लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आप यहाँ पे फॉर्मूला बना दो। तो अब ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे इसको ले लेते हैं T1, क्योंकि आपको यहाँ पे बेसिकली दो पार्ट में जर्नी दे रखी है 3/4 और आपको एक दे रखी है 1/4, तो इसलिए हम यहाँ पे T1 ले रहे हैं, दूसरे वाले को हम T2 ले लेंगे। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस दे रखा था 3/4। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे स्पीड दे रखी है यहाँ पे 60। अब 4 आपका यहाँ पे नीचे आएगा तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे 3/4 इंटू यहाँ पे 60। इसको कैंसिल आउट करोगे ये आपका हो जाएगा 20, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी 1/80। ठीक है, तो T1 आपका यहाँ पे आ गया 1/80। अब जो आपका यहाँ पे T2 है, तो ये आपका डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है यहाँ पे 1/4। फिर आपको यहाँ पे स्पीड v दे रखी है क्योंकि हमें पता नहीं है। ठीक है, अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1/4v। ठीक है, तो ये चीज आपको अभी तक आई होप कि क्लियर हो गई हो। अब उसके बाद हमारे यहाँ पे टाइम आएगा टोटल टाइम निकालने का, क्योंकि हमें यहाँ पे बेसिकली एवरेज स्पीड हमें यहाँ पे निकालनी है, और एवरेज स्पीड का अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो एवरेज स्पीड का यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जो भी आपको यहाँ पे लगा है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आपका यहाँ पे फॉर्मूला होता है। तो हमें अभी तक हमें यहाँ पे दोनों अलग अलग चीजों का टाइम पता है, T1 पता है, T2 पता है, पर अभी हमें यहाँ पे टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। तो टोटल टाइम के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/80 प्लस 1/4 भी हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पे आ जाएगा टोटल टाइम। ठीक है, तो ये अभी तक आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। अब उसके बाद अपने पास यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये अपने पास हो जाएगा 1, क्योंकि 3/4 प्लस 1/4 अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 4/4 आएगा, जो कि आपका हो जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, तो डिस्टेंस अपने पास यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर अपॉन में अगर हम यहाँ पे करते हैं टाइम को, तो टाइम अपना यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो टाइम अपना यहाँ पे आ जाएगा, देखो टाइम अपने यहाँ पे आ जाएगा 1/80 प्लस 1/4 ठीक है। अब इसको जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो बेसिकली हमें यहाँ पे एवरेज स्पीड पता है जो हमें यहाँ पे दे रखी है 50। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आप क्या करो, इनको जब आप ऊपर लाओगे ना, तो इसको आपको यहाँ पे 1/50 करना पड़ेगा, है ना। तो इसको आप बेसिकली किस तरीके सॉल्व करो, 1/50 कर दो इधर, और इक्वल्स टू आप इसको कर दो यहाँ पे 1/80 प्लस 1/4v। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई। तो हमने यहाँ पे क्या किया, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऊपर 1 ही है, तो हमने बेसिकली यहाँ पे जब उसको ऊपर भेजा, तो हमने यहाँ पे अगर इसको हम इसी इसी तरीके से लिखा हुआ अगर इसको ऊपर भेज रहे हैं, तो हमें यहाँ पे जो इस तरफ से 50 लिखा हुआ है ना, तो 50 को हमें अपॉन में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो 1/50 करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे कर सकते हैं बेसिकली 1/4v इज इक्वल्स टू 1/50 अपॉन सॉरी -1/80। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, 4v को एक तरफ रखा हमने और उसको हमने उस तरफ भेज दिया। ठीक है, और जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3/400। ठीक, अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बन गया 1/4v इज इक्वल्स टू 3/400। अब यहाँ पे इससे इसको काट दो यहाँ पे, तो ये आपके पास आ गया यहाँ पे 100। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप करोगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 3v इज इक्वल्स टू 100। तो v आपके पास आ जाएगा 100/3, जो कि आपका यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी 33.33। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो या तो आप यहीं पे ही रुक सकते हो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आपको यहाँ पे अच्छा यहाँ पे दे ही रखा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बेसिकली आपका आ जाएगा 100/3। वरना अगर आपको यहाँ पे पॉइंट में दे रखा होता है तो आप यहाँ पे ये आंसर कर देते। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। हमने यहाँ पे सबसे पहले T1 T2 निकाला, फिर हमने टोटल टाइम निकाला, क्योंकि हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
तो इसलिए हमने यहाँ पे पहले टोटल टाइम निकाला और टोटल डिस्टेंस आपका 3/4 प्लस 1/4, 4/4 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस 1 हो गया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे इसको अगर हमें ऊपर रखना है इसी फॉर्मेट में 1/80 प्लस 1/4v के फॉर्मेट में, तो हमें एवरेज स्पीड जो हमें यहाँ पे 50 दे रखी है ना, उसको हमें 1/50 करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी रहे। वरना तो हम यहाँ पे ईजी कर सकते थे ऊपर करके यहाँ पे, वो अलग तरीके से भी हम यहाँ पे कर सकते थे, पर ईजी फॉर्मेट में हमें यहाँ पे करने के लिए 1/50 इक्वल्स टू 1/80 प्लस 1/4 भी हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर 4v को एक तरफ रखा, बाकी को हमने उस तरफ भेज के सॉल्व करा लिया, तो अपने पास यहाँ पे आ गया 100/3, आपका यहाँ पे आंसर आ गया किलोमीटर पर आवर। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये आपका यहाँ पे 2023 का यहाँ पे क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन लॉज इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब देखो ये डायरेक्ट आपका यहाँ पे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, और यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हमें यहाँ पे जैसा पता है, बेसिकली आपको यहाँ पे पता होगा, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है यहाँ पे, जैसे मान लो आपकी इक्वेशन पता होगी आपको कि आपका जो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो आपका होता है m/v, ठीक है। अब v यहाँ पे बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है, तो इनिशियल को हम यहाँ पे u से डिनोट करते हैं, फाइनल को हम v से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो v यूज हो रहा है वो वेलोसिटी के लिए ही हो रहा है, पर यहाँ पे v आपका इनिशियल भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इनिशियल की, तो m1u1 प्लस m2u2 जो होता है आपका यहाँ पे बेसिकली वो इक्वल रहता है m1v1 प्लस m2v2 से, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देखोगे कि आपका इनिशियल अगर आप देखो और फाइनल देखो, तो दोनों ही केस में जो आपका होगा मोमेंटम वो आपका इक्वल रहने वाला है। मतलब यहाँ पे आपका जो मोमेंटम है उसको यहाँ पे आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपका थर्ड लॉ है यही आपका बताता है यहाँ पे बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बताता है, और डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। और जैसे आपका यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ होता है वो आपका यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से हम उसको जानते हैं। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 2021 में है। यहाँ पे आपसे बोल रहा है द टाइम इलिप्स बिटवीन व्यूइंग अ लाइटनिंग फ्लैश एंड हियरिंग अ थंडर क्लाउड इज 10 सेकेंड्स। मतलब हमें यहाँ पे टी दे रखा है यहाँ पे 10 सेकेंड्स। फिर आगे आपसे बोल रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ द साउंड एंड लाइट इन एयर आर 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है, वो आपको दे रखा है यहाँ पे 330 मीटर पर सेकेंड। और फिर आपको यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है यहाँ पे, जो आपको दे रखे हैं यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आपसे बोल रहा है कि हाउ फार अवे इज दी स्टॉर्म। बेसिकली आपसे यहाँ पे डिस्टेंस पूछा जा रहा है। अब देखो यहाँ पे इससे इजी क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे नहीं बनेगा। आपको बस बेसिक फॉर्मूला लगाना था, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहाँ पे आपको डिस्टेंस पूछा है तो इसके रिस्पेक्ट में आप फॉर्मूला यहाँ पे बना दो, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। अब यहाँ पे जो स्पीड यूज करोगे वो आप यहाँ पे साउंड की स्पीड यूज करोगे, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि जो आपका यहाँ पे जो लाइटनिंग फ्लैश और यहाँ पे जो आपको आवाज सुनाई दी उसके बीच का आपको टाइम दे रखा है यहाँ पे 10 सेकेंड्स, और स्पीड ऑफ साउंड दे रखा है और स्पीड ऑफ लाइट भी आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। पर जो आपको यहाँ पे आपको बेसिकली जो डिस्टेंस बताना है वो आपको यहाँ पे बताना है कि जहाँ पे वो स्टॉर्म आया है वहां से आप कितना दूर हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो स्पीड यूज करोगे वो आप यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पे यूज करने वाले हो 3 × 330 इंटू आप कर दोगे यहाँ पे 10। तो अपने पास यहाँ पे आ जाएगा 3,300 बेसिकली आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3,300 आपका यहाँ पे मीटर्स में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन आपको कोई देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है। बस सिंपल आपको यहाँ पे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए था। बस आपको यहाँ पे जो ये स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है बेसिकली ये बस आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड लगाना था, स्पीड ऑफ लाइट नहीं यहाँ पे यूज करना था, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये आपका यहाँ पे 2019 में एक क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे बोल रहा है स्नो बोट पुल्ड अप बाय अ टो रोप ट्रेवल्स एट अ रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब आपको यहाँ पे वी दे रखा है बेसिकली 5 मीटर पर सेकेंड अप अ माउंटेन इफ 3000 वॉट ऑफ पावर। अब आपको यहाँ पे पी दे रखा है 3000 वॉट, ठीक है। फिर आपसे क्या बोल रहा है कि इज यूज्ड व्हाट फोर्स वाज अप्लाइड टू इट। मतलब अब आपसे यहाँ पे फोर्स पूछा जा रहा है। अब देखो आपको यहाँ पे पावर के रिस्पेक्ट में अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता हो, यहाँ पे जहाँ पे पावर भी यहाँ पे यूज हो रही है और फोर्स भी यहाँ पे यूज हो रही है, तो वो आपका होता है P इज इक्वल्स टू एफ इंटू वी, ठीक है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो अगर आपको यहाँ पे डायरेक्टली ये फॉर्मूला पता होता तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ये क्वेश्चन कर लेते। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3000 इज इक्वल्स टू आपका यहाँ पे आ जाएगा एफ इंटू आप यहाँ पे करोगे 5 आप इधर भेज दो, तो एफ आपका यहाँ पे बेसिकली कितना आ जाएगा 600 न्यूटन आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट आपका यहाँ पे बस ये फॉर्मूला याद रख लेना, पावर इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2020 में क्वेश्चन आ रखा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोशन इज करेक्ट, ठीक है। तो पहला आपसे बोल रहा है कि ऑल द पीरियोडिक मोशन आर नेसेसरली सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखो ये जो स्टेटमेंट है एकदम करेक्ट है और यही बेसिकली आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पहले तो यहाँ पे कि पीरियोडिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन होते क्या है। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ पे पेंडुलम देख रखी होगी, है ना। तो पेंडुलम आपकी यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे मूव करती है। तो यहाँ पे बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन में यहाँ पे होता क्या है कि आपको ना एक इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है, जहाँ पे जैसे मान लो ये आपका पहला पोजीशन है, यहाँ पे मान लो ये अभी रेस्ट पे है, ठीक है। जब आपकी पेंडुलम रेस्ट पे होगी तो कुछ इस तरीके से रहेगी, और यहाँ पे आपका है ये P1 पॉइंट है और ये आपका P2 पॉइंट है, ठीक है। अब जब आपकी पेंडुलम मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे गई, तो यहाँ पे जितना डिस्टेंस इसने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने के लिए कवर किया, उतना ही सेम डिस्टेंस वो इधर भी कवर करेगी यहाँ पे P2 पे जाने के लिए, ठीक है। फिर मान लो इससे भी अगर वो आगे जा रही है, यहाँ पे कोई डिस्टेंस है P3, तो जो इसने यहाँ पे P1 से P3 आने में जो डिस्टेंस कवर किया, तो यहाँ से भी P2 से भी वो यहाँ पे P4 आने में भी वो सेम डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे आपको एक तो रिपीटेटिव मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आपका जो पेंडुलम होगी इस तरीके से वो यहाँ पे मूव करती रहेगी, ठीक है। तो ये आई होप कि आपने यहाँ पे देखी होगी पेंडुलम वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे वो कुछ इस तरीके से आप मूव करती रहेगी, जो कि आपका ये एक तरीके से इक्विलिब्रियम है, ठीक है। यहाँ पे वो मूव कर रही है, तो ये आपका क्या है, एक तरीके से इक्विलिब्रियम है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपकी पोजीशन है ये आपकी है रेस्ट पोजीशन, यहाँ से जो भी मूव कर रही हो डिस्प्लेसमेंट वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन है, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है रिपीटेटिव मूवमेंट, ठीक है। सिंपल पेंडुलम के अगर हम एग्जांपल लेके चलते हैं, आपको देखने को मिलता है यहाँ पे इक्विलिब्रियम, ठीक है। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पीरियोडिक मोशन की, तो जो पीरियोडिक मोशन होता है वो कुछ इस तरीके का मोशन होता है, जो कि आपका आगे जाके अपना ही वो जो पार्ट है, बेसिकली मान लो ऐसा कोई मोशन है, वो आपका पीरियोडिक मोशन आपका ऐसे तरीके का ऐसा एक मोशन होता है जो अपने आप को रिपीट करता है एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। अब जैसे यहाँ पे हम पेंडुलम का केस ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे मान लो ये पहले रेस्ट पे थी, पहले वो गई यहाँ पे P4 तक, ठीक है। P4 से फिर वो वापस यहाँ पे आई, ठीक है। तो यहाँ पे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक वापस आई, फिर वो इतने ही डिस्टेंस पे पहले यहाँ पे P3 तक गई, फिर वो वापस यहाँ पे आई। अब देखो यहाँ पे आने के बाद वो वापस P4 की तरफ जाएगी, मतलब आपको क्लियरली दिख रहा है कि जब पहली बार वो स्टार्ट हुई थी तब भी वो P4 की तरफ गई थी। अब यही सेम पाथ उसने यहाँ पे ये कंप्लीट राउंड करने के बाद वापस से यहाँ पे इसने फॉलो किया। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर मोशन है, इतना पार्ट वाला मोशन, तो अगर आप एक एक मोशन को भी आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि रेस्ट से P4 तक जब वो गई, तो यहाँ पे उसने ये जो वाला मोशन है इसने एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद यहाँ पे वो फॉलो किया, ठीक है। मतलब अगर आप देखोगे तो पीरियोडिक मोशन आपका ऐसे टाइप का मोशन होता है जो खुद को रिपीट करता है आफ्टर सर्टेन टाइम ऑफ इंटरवल, ठीक है। टाइम इंटरवल के बाद वो अपने आप को रिपीट करता है, और इक्वल टाइम इंटरवल के बाद यहाँ पे आप बोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको कोई भी इक्विलिब्रियम की पोजीशन देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे हमें एक चीज पता चल रही है, अगर हम यहाँ पे सिंपल पेंडुलम के मोशन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, सिंपल पेंडुलम को एग्जांपल लेके बात करते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन भी समझाया और आपको पीरियोडिक मोशन भी समझाया। तो आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या आपको इक्विलिब्रियम देखने को मिल रहा है, और आपका यहाँ पे जो पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मूव करेंगे, ठीक है। सिंबल आपको यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो आपके इक्वल रहने वाला है, जो आपका लेफ्ट साइड में डिस्टेंस है वो जो आपका राइट साइड में है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि आपका जो पीरियोडिक मोशन भी होगा ना, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रेस्ट से P4, तो वो एक तरीके से आपका एक पार्ट है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपके हर टाइप के पीरियोडिक मोशन जो होते हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो ए ऑप्शन तो अपने यहाँ पे इसलिए करेक्ट है। फिर वहीं पे अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन आपका यहाँ पे पीरियोडिक मोशन होता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि आपका जो पीरियोडिक मोशन होता है इसमें आपको इक्विलिब्रियम देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पे सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए आपका यहाँ पे ये आंसर तो होने नहीं वाला। फिर आपको तीसरा बोल रहा है कि देर इज नो को रिलेशन बिटवीन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड पीरियोडिसिटी ऑफ मोशन। तो देखो इन्होंने जो ये नो लगा दिया इसलिए गलत हो गया, क्योंकि हमारी पहली स्टेटमेंट तो हमें पता है कि करेक्ट है, क्योंकि तभी हम यहाँ पे बोल पाएंगे ना कि यहाँ पे ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपके हर टाइप के पीरियोडिक मोशन जो होते हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हैं। तो हम यहाँ पे बोल ही नहीं सकते कि यहाँ पे कोई भी रिलेशन हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो इसलिए आपने यहाँ पे क्योंकि नो लगा दिया, इसलिए अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा गलत। फिर डी हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, द रिलेशन बिटवीन द सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड पीरियोडिक मोशन डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग द मोशन।
अब देखो यहाँ पे इन्होंने मास लगा दिया, तो इसलिए आपका ये आंसर हो जाएगा गलत। अगर यहाँ पे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे मास नहीं लगाते तो अलग केस आपका बनता, पर यहाँ पे क्योंकि इन्होंने मास लगा दिया तो बेसिकली आपका जो मास ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आपका दोनों बेसिकली, यहाँ पे हम नहीं बोल सकते कि दोनों ही आपके डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे क्योंकि मास आपको देखने को मिल गया इसलिए आपका यहाँ पे डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो अपना जो राइट आंसर है वो है अपना यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको समझ में आया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है। ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना। आई नो कि आपको यहाँ पे ये वाले जो क्वेश्चन है थोड़े आपको लग रहा होगा कि आपके थोड़े हाई लेवल वाले क्वेश्चन आपको नजर आ रहे होंगे, पर आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ना चलते हैं अगले क्वेश्चन पे जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया है यहाँ पे 2020 में। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको कैपिटल में नॉट दे दिया। तो देखो यहाँ पे हमें न्यूटन के थर्ड लॉ के रिस्पेक्ट में हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। तो अगर हम पहले पॉइंट पे चलते हैं तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि फोर्स नेवर अकर सिंगली इन नेचर। तो यहाँ पे ये एकदम करेक्ट है। ठीक है, क्यों करेक्ट है? क्योंकि अगर आपको यहाँ पे पता हो न्यूटन थर्ड लॉ आपका बेसिकली क्या बोलता है, मान लो आपका यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है ए और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे बी। ठीक है, अब जो यहाँ पे ए ने फोर्स लगाई बी पे, ठीक है, अगर मैं आपको इस तरीके से दिखा रहा हूँ यहाँ पे एफ ए बी, मतलब है यहाँ पे कि ए ने बी के ऊपर यहाँ पे फोर्स लगाई है। ठीक है, वो आपकी यहाँ पे इक्वल रहेगी और अपोजिट रहेगी जो आपकी यहाँ पे बी ने फोर्स लगाई ए के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मान लो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है ए एंड बी। तो जो आपकी फोर्स ए ऑब्जेक्ट लगा रहा है बी के ऊपर, वो आपका इक्वल एंड अपोजिट रहने वाली है जो आपका ऑब्जेक्ट बी लगा रहा है ऑब्जेक्ट ए के ऊपर। ठीक है, तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपका क्या बताता है। पहला तो बताता है यहाँ पे कि आपको इक्वल एंड अपोजिट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये इसकी स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे जो आपको फोर्स लगा लगती हुई नजर आ रही है ना, तो यहाँ पे जो ए बी के ऊपर फोर्स लगाएगा वो सेम आपका यहाँ पे सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स यहाँ पे बी लगाएगा ए के ऊपर, बस वो अपोजिट डायरेक्शन में रहने वाली है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे बाकी पता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है। फिर दूसरा आपसे बोल रहा है कि व्हेन द अर्थ पुल्स अ स्टोन टुवर्ड्स डाउनवर्ड ड्यू टू द ग्रेविटी, द स्टोन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द अर्थ। अब यहाँ पे एकदम करेक्ट है, अगर मान लो यहाँ पे ये स्टोन है, यहाँ पे ये अर्थ है, अब यहाँ पे ये जी लगा रही है यहाँ पे, जो इसकी यहाँ पे जो अर्थ है बेसिकली वो आपके यहाँ पे जो ग्रेविटी है ये पर्टिकुलर फोर्स आपकी यहाँ पे लगा रही है स्टोन के ऊपर। तो जो स्टोन है वो भी उसकी तरफ एक यहाँ पे फोर्स लगाएगा, पर वो हमें यहाँ पे ऐसा दिखेगी नहीं, वो आप उसको नेग्लेजेबल मान सकते हो क्योंकि जो यहाँ पे अर्थ है वो उसका साइज बहुत ज्यादा मैसिव है, वहीं पे स्टोन आपका छोटा सा है तो उसकी फोर्स भी आपकी छोटी सी लगेगी। ठीक है, पर यहाँ पे वो एक आप बोल सकते हो कि यहाँ पे ये फोर्स लगाता है। फिर अगला आपसे बोल रहा है कि देयर इज अ कॉज इफेक्ट रिलेशन इम्प्लाइड इन दी थर्ड लॉ। अब ये आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा और यही आपका यहाँ पे आंसर है। अब देखो कॉज इफेक्ट रिलेशन मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे आपसे बोल दिया नो, तो ये आपका करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे कॉज इफेक्ट रिलेशन हमें देखने को नहीं मिलती। अब कॉज इफेक्ट रिलेशन मतलब क्या है कि पहले ए ने बी के ऊपर जब फोर्स लगाई तो उसके बाद बी ए के ऊपर फोर्स लगाएगा, मतलब यहाँ पे वो एक के बाद एक फोर्स लगाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन में बेसिकली क्या होता है कि साइमल्टेनियसली फोर्स लगती है। जब ए ने बी के ऊपर लगाई ना, तो उसी सेम टाइम पे बी भी अपनी यहाँ पे जो फोर्स है वो ए के ऊपर लगाएगा, तो एक साथ फोर्स लगती है अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल रहती है वो। ठीक है, तो एक के बाद एक नहीं लगती है, एक साथ लगती है। तो ये पॉइंट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो कॉज इफेक्ट मतलब होता है कि पहले किसी ने किसी के ऊपर लगाई, उसके इफेक्ट में फिर उसने पहले वाले ऑब्जेक्ट पे लगाई, तो ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए अपना यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ चलते हैं अगले टॉपिक पे जो कि हमारे यहाँ पे होने वाला है ग्रेविटेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखा है 2023 का आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू फॉर अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। इनमें से आपका यहाँ पे कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। अब देखो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट अगर आपने यहाँ पे सुना हो तो जो आपका यहाँ पे न्यूटन्स का सेकंड लॉ है, ठीक है, न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, तो वो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या बताता है कि कभी भी आपका ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ पे मूव कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपका यहाँ पे मूव कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी की वजह से, तो हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि वो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका यहाँ पे फ्री फॉल में है। ठीक है, तो यहाँ पे वापस यहाँ पे बता दे रहा हूँ, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बेसिकली आपको यहाँ पे क्या बताता है, अगर आपका कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे मूव कर रहा है पर वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से ही मूव कर रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लग रहा है, वो ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे मूव कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट आपका फ्री फॉल में है। ठीक है, तो ये चीज पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्री फॉल का मतलब क्या है। ठीक है,
ना उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, तो आपको यहाँ पे पता होगा कि फ्री फॉल में बेसिकली यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, जैसे मान लो आपकी ये बिल्डिंग है, यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ से आपने एक बॉल फेंकी, ठीक है? तो जो ये बॉल नीचे आ रही है, तो इस पर्टिकुलर जो ये आपका ये ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पे ये जो मूव कर रहा है, ये आपका ग्रेविटी की वजह से ही मूव कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो बॉल होगी, ये आपकी बेसिकली एक फ्री फॉल ऑब्जेक्ट है, और इस केस में आपको देखने को मिलता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये जो होता है आपका यहाँ पे, ये आपका होता है कांस्टेंट, ठीक है? तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो कांस्टेंट मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि आपको एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मतलब हर एक पॉइंट पे इक्वल या फिर सेम एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? इसका मतलब होता है यहाँ पे कांस्टेंट। तो अगर आप हम यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि इट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ऐसा नहीं है, जब नीचे आपका आएगा तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, ठीक है? यूनिफॉर्म स्पीड भी नहीं होने वाला है। इट मूव्स विद अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ऐसा नहीं है, अभी हमने यहाँ पे बात करी यहाँ पे कि कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आप उसको बोल सकते हो, उस तरीके से वो मूव करता है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बेसिकली आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का आपको यहाँ पे फॉर्मूला पता होगा, यहाँ पे मतलब यहाँ पे वैल्यू पता होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे होती है, ठीक है? ये जो है आपकी, ये एसआई यूनिट है बेसिकली आपकी यहाँ पे किसकी, एक्सेलरेशन की, ठीक है? तो ये सब पॉइंट्स भी आपको पता होना चाहिए, कभी कभी बेसिक क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। और डायमेंशन की अगर हम बात करें, तो ये होती है आपके यहाँ पे m0 l1 t-2, ठीक है? अगर आप यहाँ पे अगर देखो, यही बेसिकली ये जो डायमेंशन है, आप यहाँ पे इस फॉर्मूले की मतलब जो आपकी एसआई यूनिट है, इसके थ्रू आप निकाल सकते हो। तो जो आपका यहाँ पे मीटर है, ये आपकी होती है लेंथ, है ना? अगर आपने यहाँ पे एसआई यूनिट पढ़ रखी हो, तो आपकी 7 तरीके की उसमें यूनिट्स आती है। तो उसमें आपका यहाँ पे मीटर आप यहाँ पे लेंथ से रिप्रेजेंट करते हो, सेकंड आप यहाँ पे टी से मतलब टाइम से रिप्रेजेंट करते हो। तो यहाँ पे आपका एम जो है, ये देखो मीटर पर सेकंड बेसिकली लिख कैसे रहे हो आप, इस तरीके से लिख रहे हो ना? तो जो आपका एम है वो आपका ऊपर की तरफ है, मतलब यहाँ पे एम की पावर 1 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एल की पावर 1 कर दी। और टी वन माइनस टू हमने क्यों लिया, क्योंकि सेकंड स्क्वायर आपका अपॉन में है, नीचे में, आप जब हम उसको ऊपर लाएंगे तो टी माइनस टू हो जाएगा। और एम जीरो आपका है, क्योंकि आपका यहाँ पे कोई भी जो आपकी तीसरी यूनिट होती है मास, वो आपका कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बेसिकली यहाँ पे आप जीरो भी रख सकते हो, या फिर इसको हटा के बस L1 T-2 भी आप इसका डायमेंशन शो कर सकते हो, ठीक है? और इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल जी से हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2016 में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ठीक है? तो यहाँ पे भी आपसे नॉट के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज 9.8 न्यूटन। तो आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर आपने यहाँ पे जी जी एम, और यहाँ पे हम दो ऑब्जेक्ट के बीच में बेसिकली हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं, तो एफ इक्वल्स टू जी आपका होता है यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम आपका हो गया पहले वाले ऑब्जेक्ट का मास, स्मॉल एम हो गया आपका दूसरा वाले ऑब्जेक्ट का मास, अपॉन आपका होता है यहाँ पे आर स्क्वायर, ठीक है? मतलब यहाँ पे जो दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करोगे, तो यहाँ पे आपका 9.8 न्यूटन ही यहाँ पे आंसर आएगा, और ये हमने यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक में भी हमने यहाँ पे देख रखा है ये सब चीजें, ठीक है? तो आपको यहाँ पे बस बेसिकली यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो आप यहाँ पे सिंपली इस फॉर्मूले से भी आप यहाँ पे सॉल्व कर लो, ठीक है? तो आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा, और जी का वैल्यू आपको यहाँ पे जो हेनरी ने दे रखा है यहाँ पे बेसिकली, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? फिर यहाँ पे ये रेडियस ऑफ अर्थ आ जाएगा। अब उसके बाद बी ऑप्शन आपको दे रखा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस इज जीरो। अब देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल दिया, मतलब हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, वो आपका यहाँ पे कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है? मतलब यहाँ पे कोई भी चेंज हो नहीं होगा। तो आपको पता है कि F इक्वल्स टू एम इंटू ए होता है, मास इंटू यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन। तो जब यहाँ पे एक्सेलरेशन कोई कांस्टेंट ही है, मतलब आपका जीरो है बेसिकली, तो 5 इंटू जीरो करोगे तो आपका यहाँ पे फोर्स भी 0 न्यूटन ही आने वाली है। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन बी है, ये भी एकदम करेक्ट है। अब सी आपको बोल रखा है, द एसआई यूनिट ऑफ वेट इज केजी। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम लोग गलती कर जाएंगे। तो यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है कि जो आपका वेट होता है ना, ये आपकी एक तरीके की फोर्स होती है, और मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर भी कर रखा है, जब हमने यहाँ पे 9th क्लास के एनसीईआरटी में जब हम यहाँ पे ये चैप्टर कर रहे थे, तो मैंने आपको यहाँ पे बार बार बताया था कि मास और वेट में बहुत ज्यादा फर्क होता है। मास का जो यहाँ पे ऐसा यूनिट है, उसमें आप बोल सकते हो यहाँ पे केजी है। और मास आपका कोई भी जगह पे आप खड़े हो, चाहे अर्थ पे खड़े हो, मून पे खड़े हो, कहीं भी खड़े हो, आपका जो मास होगा वो हमेशा सेम रहने वाला है। पर वेट जो होगा वो आपका डिफरेंट रहेगा, ठीक है? क्योंकि आपका यहाँ पे वेट का अगर आपको फॉर्मूला पता हो, एम इंटू जी होता है, और जी आपका यहाँ पे है ग्रेविटेशनल, जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है आपका, और ये आपका हर एक प्लेनेट का अलग रहने वाला है।
तो इसके रिस्पेक्ट में बेसिकली हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो आपका वेट होता है वो इसके ऊपर डिपेंड रहता है, और जी आपका एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर डिपेंड रहता है। मतलब लोकेशन मतलब हो गया यहाँ पे जैसे अर्थ हो गया, मून हो गया, या फिर कोई भी दूसरा प्लेनेट हो गया, तो हर एक चीज की यहाँ पे अलग जी की वैल्यू होगी। और क्योंकि यहाँ पे जब जी की वैल्यू अलग है, तो आपका जो वेट होगा, वेट की भी वैल्यू आपकी क्योंकि जी के ऊपर डिपेंड है, तो उसकी भी यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी। पर जो आपका मास है, मास आप चाहे अर्थ पे खड़े हो, मून पे खड़े हो, कोई भी दूसरे प्लेनेट पे खड़े हो, आपका जो मास रहने वाला है वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो ये चीज पता होना चाहिए। और जो आपका वेट है ये आपका एक तरीके का फोर्स है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो जो इसकी यूनिट होती है वो आपकी होती है यहाँ पे न्यूटन। ठीक है, वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो यही अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत दे रखा है। ठीक है, फिर डी आपसे बोल रहा है द मोमेंटम ऑफ अ मैन हैविंग मास 100 केजी वॉकिंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे आपको पता होगा मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वी। अब m आपको दे रखा है यहाँ पे 100। ठीक है, v आपको दे रखा है यहाँ पे 2। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास सीधी सी बात है यहाँ पे 200 आएगा। और इसका यहाँ पे मोमेंटम का बेसिकली यहाँ पे यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे 200 न्यूटन सेकेंड, तो अपना यहाँ पे आंसर आ ही रहा है। तो यहाँ पे ये तो एकदम करेक्ट आपका यहाँ पे है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये अपना आंसर होने नहीं वाला है, क्योंकि हमें यहाँ पे नॉट पूछा था। तो अपना राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन, क्योंकि वेट की जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। ठीक है, ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2020 में पूछ रखा है। तो यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इज करेक्ट। अब देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन तो आपको मैं सबसे पहले ही करा चुका हूँ, यहाँ पे ग्रेविटी वाले आपका जब टॉपिक हमने यहाँ पे अभी किया है इसी वीडियो में। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कि आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो आपका यहाँ पे कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द फ्री फॉल। ठीक है, फ्री फॉल आपको बार बार बता चुका हूँ यहाँ पे मैं। ऐसा आपका कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपका सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से मूव कर रहा हो, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, तभी आप यहाँ पे बोलोगे कि वो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका फ्री फॉल में है। ठीक है, और उस केस में आपकी जो वेलोसिटी होती है वो आपकी यहाँ पे इंक्रीज होती है, वो कांस्टेंट नहीं होती है, याद रखना। तो बेसिकली हम यहाँ पे नहीं बोल सकते कि एक्सेलरेशन जब जीरो होगा तो उसका मतलब यहाँ पे जीरो वेलोसिटी होता है, तो ऐसा नहीं होता है, अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया। और जीरो एक्सेलरेशन हैज नो रिलेशन विद द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ये भी गलत है, क्योंकि अभी मैं आपको जैसे बता रहा हूँ मैं यहाँ पे कि आपका जो एक्सेलरेशन होता है फ्री फॉल में वो आपका हमेशा यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। ठीक है, पर जो आपकी वेलोसिटी होती है वो आपकी यहाँ पे इंक्रीज होती है। तो हम यहाँ पे रिलेशन क्लियरली हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे नहीं बोल सकते कि इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। फिर सी आपसे बोल रहा है कि जीरो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंस नेसेसरली मीनिंग जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। तो ऐसा भी नहीं है यहाँ पे कि जीरो वेलोसिटी मतलब यहाँ पे हो गया जीरो एक्सेलरेशन, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो अपना राइट आंसर यहाँ पे डायरेक्ट आपको यहाँ पे दे रखा था वैसे, या डायरेक्ट स्टेटमेंट आप अगर पढ़ते तो इससे ही आप यहाँ पे डायरेक्ट मार्क कर सकते थे आंसर। तो डी ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2016 में पूछा गया। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पे इनमें से कौन सी करेक्ट है ये आपको बताना है। तो पहला आपसे बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। मतलब हम यहाँ पे जितनी ऊंचा यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे जो जी की वैल्यू होगी वो यहाँ पे डिक्रीज होती रहेगी। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, आपको यहाँ पे पता ही है ये। ठीक है, तो डी आपका हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन हो जाएगा एकदम करेक्ट। ठीक है, जितना आप यहाँ पे एल्टीट्यूड में ऊपर जाते रहोगे उतना यहाँ पे जो जी की वैल्यू है वो बेसिकली आपके यहाँ पे जो ग्रेविटी है वो बेसिकली आपकी डिक्रीज होती रहती है। ठीक है, अब बी आपसे क्या बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ डेप्थ। अब यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि वो इंक्रीज नहीं करती है, वो यहाँ पे डिक्रीज करती है। अब डिक्रीज क्यों करती है, क्योंकि जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो आपका यहाँ पे मास के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अर्थ के मास के ऊपर क्या होता है, डिपेंड करता है। मास ऑफ अर्थ के ऊपर वो क्या करता है, यहाँ पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे डेप्थ में जाएंगे तो बेसिकली जो आपका अर्थ का मास है वो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब वो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है और जब आपका जो जी है वो आपके अर्थ के मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ पे डिक्रीज करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी तो गलत हो जाएगा। फिर सी आपसे बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन लैटिट्यूड। अब हम अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं यहाँ पे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करेगा, तो यहाँ पे डिक्रीज नहीं करेगा, वो यहाँ पे बेसिकली इंक्रीज करेगा। अब इंक्रीज क्यों करेगा, अब देखो सबसे पहले तो लैटिट्यूड के बारे में अगर हम बात करें तो मान लो ये आपकी अर्थ है। ठीक है, ये आपका है यहाँ पे इक्वेटर 0 डिग्री। अब उसके ऊपर यहाँ पे लैटिट्यूड कुछ इस तरीके से यहाँ पे जाते रहते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक, अब जो आपके यहाँ पे लैटिट्यूड होता है यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है कि आपकी जो ग्रेविटी होती है वो आपकी बेसिकली लेस होती है इक्वेटर पे और पोल्स पे मैक्सिमम होती है।
तो आपको यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि जो आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो आपकी इक्वेटर से जितना आप यहाँ पे दूर मूव करते रहोगे उतना ज्यादा वो आपको दिखती रहेगी, मतलब आपको इंक्रीज दिखेगी, ठीक है, डिक्रीज नहीं दिखेगी, क्योंकि आपकी जो ग्रेविटी होती है वो पोल्स पे मैक्सिमम होती है और इक्वेटर पे मिनिमम होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो यहाँ पे इंक्रीज करेगी जब भी हम यहाँ पे इंक्रीज ऑफ लैटिट्यूड करेंगे। तो ये बेसिकली आपकी जो लाइन्स है ये सब लैटिट्यूड्स है, और ऐसी जो लाइन्स आपको देखने को मिलती है वो आपकी लॉन्गिट्यूड्स होती है। तो आपको पता है यहाँ पे कि 0 डिग्री आपका होता है यहाँ पे इक्वेटर, तो जैसे आप ऊपर नीचे किस तरफ भी जाओगे यहाँ पे पॉजिटिव होता है दोनों तरफ में, वो 0 से बड़ा ही होता है। तो उस केस में आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा कि आपके यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो यहाँ पे इंक्रीज करेगी, क्योंकि हम यहाँ पे पोल की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर डी आपसे क्या बोल रहा है कि डी आपसे बोल रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ अर्थ। अब देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंट बोल दिया तो ये तो है नहीं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि डिपेंड करता है मास ऑफ अर्थ के ऊपर। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो अपना पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका डिक्रीज करता है जितना भी आप यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड में आप जाते रहोगे उस केस में, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ना अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर आप तभी यूज करोगे जब भी आपको यहाँ पे एयर में कितना मॉइस्चर है ये बेसिकली आपको अगर निकालना है, तो उस केस में आप यहाँ पे हाइग्रोमीटर यूज करोगे। अगर हम उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोमीटर की, तो हाइड्रोमीटर हम यहाँ पे यूज करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो उस केस में हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हाइड्रोमीटर यूज करेंगे। अगर मान लो आपको यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है लिक्विड की, तो उसका अगर आपको फॉर्मूला पता हो यहाँ पे, तो उसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, बेसिकली यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अ लिक्विड का, ठीक है। किसी भी लिक्विड को अगर निकालना है तो उस लिक्विड की डेंसिटी अपॉन आप डिवाइड करोगे उसको डेंसिटी ऑफ वाटर से। फिर अपने पास यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे हाइप्सोमीटर। तो हाइप्सोमीटर हम यहाँ पे यूज करते हैं एलिवेशन बताने के लिए, ठीक है। एलिवेशन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उस केस में हम यहाँ पे यूज करते हैं हाइप्सोमीटर, ठीक है। एलिवेशन कोई भी अर्थ के पार्ट का एलिवेशन वगैरह, तो ये हम यहाँ पे यूज करेंगे हाइप्सोमीटर। फिर नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे आ जाता है पाइक्नोमीटर। तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले तो हम निकालते हैं यहाँ पे स्पेसिफिक हीट, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉरी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम यहाँ पे इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम यहाँ पे इसके थ्रू निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे कितना वाटर कंटेंट आपका प्रेजेंट है ये भी हम यहाँ पे इसमें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कितना भी आपका वाटर प्रेजेंट है आपका उसमें, उसका कितना कंटेंट है बेसिकली वाटर का, वो भी हम यहाँ पे इसके थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर अपना यहाँ पे इसमें क्या होने वाला है मॉइस्चर का, तो वो है अपना यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2020 में पूछा गया। यहाँ पे आपसे बोल रहा है द रेडार यूज बाय अ पुलिस टू चेक ओवर स्पीडिंग व्हीकल्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि ओवर स्पीडिंग व्हीकल्स को बेसिकली यहाँ पे पुलिस कैसे चेक करती है, तो वो कौन से रेडार को यहाँ पे यूज करती है, उस रेडार में कौन सी टेक्नोलॉजी या फिर कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वो रेडार बेस्ड होता है। तो अपना राइट आंसर यहाँ पे है डॉपलर इफेक्ट। अब देखो डॉपलर इफेक्ट बेसिकली आपका होता है कि ये आपको बताता है चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब कौन सी फ्रीक्वेंसी के बीच का यहाँ पे चेंज बताता है, एक आपकी फ्रीक्वेंसी होती है जिस सोर्स से वो फ्रीक्वेंसी निकली है वो, और एक आपका होता है जिसकी तरफ वो यहाँ पे जा रही है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई भी ऑब्जर्वर। अब जैसे मान लो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपकी फ्रीक्वेंसीज निकली, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंसान की फ्रीक्वेंसीज के साथ अगर हम यहाँ पे मैच करें, या फिर इसको कार मान लो या फिर कोई भी इंसान मान लो, तो इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के बीच का जो डिफरेंस है वो बेसिकली आपको यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट यहाँ पे बताता है, ठीक है। तो इसके थ्रू यहाँ पे आप बता सकते हो कि आपकी जो कार है वो ओवर स्पीडिंग है या फिर नहीं है, ठीक है, ओवर स्पीड कोई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको डॉपलर इफेक्ट तो पता चल गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लास्ट बार बता दे रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे आपको एक डिफरेंस बताता है यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज के बीच का। एक फ्रीक्वेंसी होती है जो यहाँ पे इसके थ्रू जा रही है, फिर एक फ्रीक्वेंसी होती है जो इसके थ्रू आ रही है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट बताता है, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करते हो रमन इफेक्ट की, अगर हम बात करते हो तो बेसिकली आपका ये स्कैटरिंग आपका इफेक्ट है, ठीक है, स्कैटरिंग इफेक्ट है। जब हम यहाँ पे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो आपको और क्लियरली यहाँ पे मैं बता दूंगा रेमन इफेक्ट के बारे में। फिर उसके बाद जब हम नेक्स्ट पे चलते हैं तो कुलम्स इफेक्ट बेसिकली आपको यहाँ पे क्या बताता है, कुलम्स इफेक्ट आपको यहाँ पे फोर्स के बारे में बताता है, ठीक है। फोर्स बताता है यहाँ पे दो स्टेशनरी और इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स के बीच का, ठीक है। तो कितना अमाउंट ऑफ फोर्स आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे दो स्टेशनरी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स के बीच में आपको कितनी फोर्स बेसिकली आपको देखने को मिलती है, तो वो आपको यहाँ पे ये बताता है, ठीक है।
फिर आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट है बेसिकली ये आपका एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ पे एक परमानेंट डाइपोल खड़ा हो जाता है या फिर आप बोल लो एक अराइज हो जाता है या फिर बन जाता है, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो ये इसलिए बनता है बेसिकली यहाँ पे क्योंकि अनइक्वल शेयरिंग आपको देखने को मिलती है यहाँ पे बॉन्ड्स के बीच में, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे एक अलग से एक जो डाइपोल होता है वो आपको क्रिएट होता हुआ नजर आएगा, तो ये आपका होता है यहाँ पे इंडक्शन इफेक्ट के अंदर। तो अब देखो ये वाले जो क्वेश्चन है बेसिकली आप बोल सकते हो यहाँ पे थोड़ा डीप टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको डायरेक्ट इफेक्ट के बारे में पूछ लिया, क्योंकि आपको बाकी सारे इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए तभी आप यहाँ पे बता पाओगे। अब देखो रमन इफेक्ट तो आप क्लियरली हटा सकते थे, क्योंकि ये आपका बहुत ज़्यादा बेसिक आपका है, और ऑप्टिक्स तो हमेशा बोला जाता है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे फिजिक्स में कोई भी चैप्टर करना है तो सबसे पहले स्टार्ट आपको ऑप्टिक्स से ही करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज आपका ऑप्टिक्स का ही होता है, ठीक है। चाहे सीडीएस की बात करो या फिर आप कोई भी दूसरे एग्जाम की बात करो जहाँ पे भी फिजिक्स आ रहा है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे बाकी की बात करते हैं तो बाकी आपका यहाँ पे फॉर श्योर आपका थोड़ा डीप में यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको जो इफेक्ट्स है, जो डायरेक्ट टर्मिनोलॉजीज है वो आपको यहाँ पे करके जरूर जानी है, ठीक है। तो यहाँ पे तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, डॉपलर इफेक्ट। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2014 में पूछा गया है। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि इफ अ साइंटिस्ट रीड एन एम्बिएंट टेम्परेचर 273 केल्विन इन अ लेबोरेटरी, व्हाट विल अ डॉक्टर्स थर्मोमीटर रीड इट। अब देखो जो यहाँ पे डॉक्टर के पास थर्मोमीटर होते हैं वो आपके यहाँ पे फ़ारेनहाइट में होते हैं, वही आपको यहाँ पे चारों ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो हमें यहाँ पे एक चीज तो पता है कि अगर आप यहाँ पे केल्विन की बात करते हो तो 273 केल्विन जो होता है आपका यहाँ पे वो इक्वल होता है 0 डिग्री सेल्सियस के, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब आपकी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स है आपके टेम्परेचर की, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट वगैरह। तो आपको इन सब के बीच में थोड़े रिलेशंस के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे पहला रिलेशन आपको पता होना चाहिए, 273 केल्विन जो होता है वो आपका इक्वल होता है 0 डिग्री सेल्सियस के, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच की, तो जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो आपका इक्वल होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, इसलिए अपना यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपना हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे डिग्री दिया होता ना तो उस केस मतलब सेल्सियस अगर दिया होता तो उस केस में अपना यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस होता, पर आपको यहाँ पे बेसिकली फ़ारेनहाइट के बारे में पूछ रहा है, फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो सबसे पहले आपको केल्विन को आप डायरेक्ट भी कन्वर्ट कर सकते हो वैसे तो, अगर आप फ़ारेनहाइट में करना चाहो। पर अगर आपको यहाँ पे ये छोटे से 2 पॉइंट्स पता होते हैं तो आप इजीली यहाँ पे कर लेते हैं, आपको कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर लेते हैं कि 273 केल्विन होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इसलिए अपना यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है 2022 में यहाँ पे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है द इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखो यहाँ पे जो अपना राइट आंसर होने वाला है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जनरेटर। तो जनरेटर बेसिकली आपका ऐसा डिवाइस है या फिर आपका ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपका जो मैकेनिकल एनर्जी होता है उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिकली आप बोल सकते हो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप यहाँ पे देखो तो बाकी जो आपको यहाँ पे दे रखे हैं, तो देखो मोटर आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं बनाता है, ठीक है। अगर आपको पता हो कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब हो गया कि वो इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। जनरेटर अगर आपने देखा हो, अगर आप कोई भी ऐसे फंक्शंस में जाते हो तो वहाँ पे जनरेटर आप यहाँ पे यूज करते हो अगर कभी भी लाइट चली जाती है तो उस केस में, कि ताकि वो आपके पास एक बैलेंस रहे कि जब भी लाइट जाए तो आप यहाँ पे उसको चालू करके आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आ पाए। तो इस केस से भी आप यहाँ पे इजिली समझ सकते हो। अब देखो जो आपको बाकी सब दे रखा है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर की, तो जो आपकी इलेक्ट्रिक मोटर होती है ये आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट करती है यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप इसको रिवर्स मान सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी में, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एमीटर की, ठीक है, तो एमीटर बेसिकली आपका यहाँ पे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, ठीक है। करंट को यहाँ पे मेजर करता है, इसका यहाँ पे यूनिट क्या होता है, यहाँ पे एम्पियर होता है, ठीक। फिर जो आपका यहाँ पे वोल्ट मीटर होता है ये बेसिकली आपका यहाँ पे वोल्ट को मेजर करता है, ठीक। तो यहाँ पे आई होप कि ये चीज तो आपको समझ में आ रही है। जो आपका वोल्ट मीटर होता है ये आप लगाते हो यहाँ पे पैरेलल, ठीक है, सीरीज में आप लगाते हो यहाँ पे एम मीटर। तो यहाँ पे ये दो छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसको यहाँ पे जरूर याद रख लेना। तो वोल्ट मीटर बेसिकली आपका यहाँ पे यूज होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह ये सब बताने के लिए। एमीटर आप यहाँ पे यूज करते हो करंट वगैरह बताने के लिए। मोटर आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जो आपको ऑप्शन में दे रखा था क्वेश्चन में वो था मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करने वाला, तो वो आपका होता है यहाँ पे जनरेटर। तो अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ना अगले क्वेश्चन पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है 2016 से आपको यहाँ पे पूछ रखा है बैरोमीटर kept in an elevator reached 760 mm when the elevator is at rest.
When the elevator moves in the upward direction with increasing speed, the reading of the barometer will be। मतलब आपसे बोल रहा है बेसिकली यहाँ पे कि आपके पास यहाँ पे कोई एक लिफ्ट है, ठीक है? उसमें आपने यहाँ पे बैरोमीटर रख दिया, तो यहाँ पे उसकी रीडिंग है 760 mm की, ठीक? फिर यहाँ पे बोल रहा है कि जब वो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, तो उस केस में यहाँ पे वो इंक्रीज कर रही है अपनी स्पीड को, तो उस केस में आपकी बैरोमीटर की क्या रीडिंग होगी, ये बेसिकली आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखो, सबसे पहली चीज तो आपको पता होगा कि जो आपका बैरोमीटर होता है वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे आप यूज करते हो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालने के लिए, ठीक है? क्या किस लिए आप यहाँ पे यूज करते हो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालने के लिए आप बेसिकली यहाँ पे इसको यूज करते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे अगर आपको वेदर फोरकास्ट वगैरह करना है, तो उस केस में भी आपको यहाँ पे बैरोमीटर यूज करना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ पे एल्टीट्यूड निकालना है, ठीक है, एल्टीट्यूड के लिए, वेदर फोरकास्ट के लिए आप यहाँ पे इसी को ही यहाँ पे यूज करोगे, ठीक। अब उसके बाद जब हम यहाँ पे बात करते हैं इससे आगे, तो यहाँ पे जब भी आपका जो एलिवेटर है, जब वो यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो जो यहाँ पे टोटल एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलेगा, तो एक्सेलरेशन प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप यहाँ पे बोल सकते हो, आपका टोटल एक्सेलरेशन यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है? तो एक्सेलरेशन रहेगा और उसका यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नाउ अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं यहाँ पे, कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आप यहाँ पे बेसिकली यूज करते हो मरकरी को, ठीक है? इसमें आप यहाँ पे यूज करते हो क्या? मरकरी, ठीक है? तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो जब हम यहाँ पे बात करेंगे एलिवेटर की, तो इस केस में आपका यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई भी कंप्रेशन ऑफ एयर आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो आपकी जो डेंसिटी रहने वाली है वो यहाँ पे सेम रहने वाली है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आपका एलिवेटर के अंदर की हम बात कर रहे हैं, तो अंदर आपका डेंसिटी भी सेम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आपका यहाँ पे सेम रहने वाला है, चाहे आपका यहाँ पे मूव कर रहा हो एलिवेटर या फिर रेस्ट पे हो। पर यहाँ पे जो हाइट है बेसिकली यहाँ पे मरकरी कॉलम की, मतलब यहाँ पे मरकरी कॉलम की हाइट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो आपका बैरोमीटर है, तो उसमें जो यहाँ पे आपकी जो स्केल दे रखी होगी ना, जिसके थ्रू आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कितनी रीडिंग जा रही है, ऊपर नीचे हो रही है, तो उसकी हम यहाँ पे बेसिकली बात कर रहे हैं। तो वो बेसिकली आपकी यहाँ पे डिपेंड करेगी, चाहे आपकी जो आपकी लिफ्ट जब यहाँ पे मूव करेगी तब आपकी अलग रीडिंग आएगी, जब आपकी यहाँ पे रेस्ट पे होगी तो अलग रीडिंग आएगी। तो जब भी आपकी यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे आपकी जो लिफ्ट है ये ऊपर जाएगी, तो उस केस में जो आपकी बैरोमीटर की रीडिंग आएगी वो आपकी 760 से कम आने वाली है, ठीक है? तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे कम रहेगा। तो जब भी आपका यहाँ पे लिफ्ट जो है वो रेस्ट पे है, तब उसने यहाँ पे 760 mm दिखाया, और जब आपके यहाँ पे जो लिफ्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो उस केस में अब क्या होगा कि जो आपके बैरोमीटर की रीडिंग होगी ना, वो अब यहाँ पे डिक्रीज करेगी। तो आप इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप इसको मान सकते हो। अगर इस केस में ऐसा होता है कि आपकी लिफ्ट अगर नीचे जा रही होती है, तो उस केस में आपकी बैरोमीटर की रीडिंग यहाँ पे बढ़ जाती। क्यों बढ़ जाती? क्योंकि हमने यहाँ पे जैसे बात करी, क्योंकि ये एल्टीट्यूड को भी निकालती है, ठीक है? तो ये पॉइंट की वजह से आप यहाँ पे बोल सकते हो कि आपको यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेस देन 760 mm जो होगा यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ठीक है? तो हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में आ गए हो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप यहाँ पे मेंशन कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जितना ज्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना। और टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो वो भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं आपको ये पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, और वहाँ पे हम जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो वो भी आपके लिए यहाँ पे ईजी हो जाएगा, वो भी आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।